लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी क्लास है, इट विल बी अ क्विक सेशन रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आज हम अफगानिस्तान से अपनी बात शुरू करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द रिलेशंस विद ईरान। उसके बाद फिर हम बांग्लादेश, टर्की, इजिप्ट और इस तरह से वन बाय वन all the Muslim countries would be discussed. Similarly, some of the topics related to geography would also be discussed. तो वन बाय वन हम इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे, कवर भी करेंगे, और इसके हवाले से जो भी डिस्कशन होंगी। अच्छा, इस सेशन को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले तो ये कि अपने नेम्स और अपनी क्लास और अपना स्कूल अगर हो सके तो प्लीज मेंशन कर दें। आई एम सीइंग पीपल विद द नेम ऑफ अननोन, या आई डोंट नो किस किस नाम से लोग हैं, सो प्लीज अपने आप को रीनेम करें फर्स्ट। सेकंड इज कि जो लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक्स के कुछ जरूरी टॉपिक्स पूछने के लिए आए हैं, सो गाइस एंड गर्ल्स, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। कंपलसरी क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आएगा, इम्पोर्टेंट क्या है, प्लीज डोंट आस्क दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मैं कुछ भी नहीं बता सकता रिगार्डिंग मॉक्स। सारा का सारा सिलेबस इसमें असेस होगा, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द होल स्टफ। ठीक है, कोई सवाल अगर है टॉपिक से रिलेटेड तो यू में आस्क, लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं सो बहुत माजरत के साथ हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, इसके लिए परेशान ना हो। बट आई डोंट थिंक कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग को फिलहाल शेयर करने वाला हूँ फॉर अभी तो यही इरादा है। ठीक। वन लास्ट थिंग बच्चों, अभी चूंकि रमज़ान का महीना है एंड इस क्लास की टाइमिंग पे बहुत सारे बच्चों को एतराज़ात थे। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि देखिए भाई, दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी क्लास, ये तो आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो यू में अटेंड, अगर नहीं अटेंड करना चाहते तो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें कोई मतलब कंपल्जन नहीं है किसी के लिए। कोई ऐसी वो नहीं है कि सबको ही इसमें आना है। ये आप कंप्लीटली आपकी चॉइस है, यू कैन स्किप इट। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना या आपने पढ़ा हुआ है या आप ये टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये वाला टाइम इसलिए रखा गया था क्योंकि फजर की नमाज के बाद, थोड़ी बहुत कुरान शरीफ की तिलावत के बाद, इस वक्त हम लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं। तो हम अगर आधा घंटा निकाल लें सोने से पहले तो आई थिंक थोड़ा सा डिस्कस हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मेरा इरादा अब यही है कि हम थ्रू आउट द रमज़ान, जब तक हमारा ये रमज़ान का महीना है, जब तक हम इस टाइम पे क्लास करेंगे, 6:30 से 7 बजे तक हम रेगुलरली क्लास करेंगे। और बीच में अगर ज़रूरत पड़ी या किसी भी इमरजेंसी की वजह से हम टाइम को आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा इरादा यही है कि इस पूरे महीने में आज से ऑनवर्ड्स हम रेगुलर क्लास करेंगे 6:30 से 7 बजे तक। ठीक है। अम, अच्छा जी, समबडी सेइंग कि सीआईस के लिए आई थिंक सेक्शन बी कंपलसरी के लिए इम्पोर्टेंट है। यार देखें, ये सब बातें ना हम मॉक्स के बाद करेंगे, जब आप लोग अपने मॉक्स से फ्री हो जाओगे ना बच्चों। तो उस वक्त फिर हम गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे, उस वक्त फिर हम इन स्पेकुलेशंस के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सा सेक्शन जरूरी है कंपलसरी क्वेश्चन के लिए, कौन सा नहीं है। तो ये फिलहाल अभी इस वक्त की मेरे ख्याल में करने वाली बातें नहीं है। इस वक्त के लिए फिलहाल अभी इसको छोड़ें और उस पे बात करते हैं जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह वील बी डिस्कसिंग द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ठीक हो गया भाई, ये एनोटेशन ना करो। हु एवर इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा सा छेड़छाड़ ना करें। लेट मी क्लियर दिस। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको जरा सा एक दफा कंट्रोल कर दूं, एंड देन वील बी डीलिंग विद दिस। ओके ना, चलो भाई बच्चों, शुरू करते हैं। देखो ये सवाल हमारे पास, अगर आप, अच्छा बाय द वे वन मोर थिंग, इफ यू आर फॉलोइंग द 50 डे प्लान, अगर आप में से कोई ये 50 डे प्लान फॉलो कर रहा है तो ये जो टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये डे 23 पे आपके पास आएगा। मैं भी से इसको क्लियर कर देता हूँ। आज गालिबन डे 18 शेयर हुआ है 50 डे प्लान जो हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं। सो डे 18 हैज बिन शेयर्ड टुडे। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये डे 23 पे आपके पास आएगा।
रिलेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद विद डिफरेंट कंट्रीज, ये वो टॉपिक होता है जो कि आपको पास पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, बट ये आई वुड से कि तकरीबन हर साल ही एक सवाल इसका इधर फॉर 14 मार्क्स, इधर फॉर 7 मार्क्स आपको पेपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यू विल कम टू नो इन द कमिंग डेज कि कभी यूएसएसआर के साथ, कभी यूएस के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ ये सवाल हमसे पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद अफगानिस्तान की, जी हमारे ताल्लुकात जो थे वो किस तरह के रहे थे। ठीक है, अगर ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो मिनिमम फोर फैक्टर्स वुड बी, यानी कि 4 पैराग्राफ्स शुड बी डिस्क्राइब्ड। ये आप बातें बताओगे, एक्सप्लेन करोगे अलोंग विद द ओपिनियन। अभी जो आपको स्क्रीन पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये तो हेल्पिंग पॉइंट्स हैं, जिन हेल्पिंग पॉइंट्स की हेल्प से आप अपना आंसर बनाओगे। ठीक है, सवाल अगर हम पहले पढ़ लें, पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान सिंस 1947, हाउ फार डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। यानी कि अब आपने इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी बात करनी है और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी बात करनी है। ठीक, हाउ फार, ठीक है, हाउ फार डू यू अग्री, यानी कि एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि अब आप इसकी एनालिसिस करें कि किस हद तक पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे रहे थे अफगानिस्तान के साथ 1947 से ऑनवर्ड्स। ऑब्वियस ही बात है कि हमारा सिलेबस 1999 तक ही इवेंट्स को कवर करता है, तो हम 1999 तक ही इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऐसा इवेंट है जो 1999 के बाद का है, वो मैंने इस यूं कह लीजिए कि सवाल के आंसर में ऐड किया है। पहले हम उन पॉइंटर्स को देखेंगे। ये जो आपको मेजर रीजंस वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, यूं समझिए कि ये आपको 5 या 4 पैराग्राफ्स के मेन टॉपिक्स बताएगा या मेन थीम्स बताएगा कि इन बातों को आपने डिस्कस करना है। और उसके बाद ये जो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट लिखोगे, जो मेन इसका यूं कह लीजिए कि बॉडी होगी, वो आप इन पॉइंट्स की मदद से कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे। वंस वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स, तो अच्छा कंक्लूजन भी हम देख लेंगे। लास्ट में मेरे पास एक सैम्पल आंसर है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो उस सैम्पल आंसर को भी हम देखेंगे। और ये वो सैम्पल आंसर होगा कि जिसको अगर आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी कर दिया है, हम एक आध पैराग्राफ इसमें से कम कर सकते हैं। ऊपर ये जो 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, काइंड ऑफ आप यूं समझ लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन है फॉर अ 14 मार्क क्वेश्चन। और उसके बाद फिर हमने अलग अलग फैक्टर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया। मैंने 5 फैक्टर्स को डिफाइन किया है, आप चाहें तो 4 को भी डिफाइन कर सकते हैं, +1 ओपिनियन। ठीक हो गया। ये नोट्स या ये सवाल का जो आंसर है, ये मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर लूंगा वंस वी आर डन विद टुडेज सेशन। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस करना शुरू करें, डिस्क्राइब करना शुरू करें, तो भाई हम यूं कह लीजिए कि 1947 से लेके ऑनवर्ड्स बहुत टाइम तक जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स थे अफगानिस्तान के साथ जो मीट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस पे डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, स्पेशली जो ड्यूरन लाइन का इशू था। तो हम ये कह सकते हैं कि 1947 के बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश ने जाते जाते एक ऐसा शोशा छोड़ दिया है, एक ऐसा डिस्प्यूट छोड़ दिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की बहुत सारी टेरिटरी, बहुत सारी लैंड पाकिस्तान को अबॉर्ट कर दी गई है, गलत तरीके से दे दी गई है। या वो लैंड जो पख्तून से बिलोंग करती थी, अफगान से बिलोंग करती थी, ये वो लैंड पाकिस्तान को इलीगली या अनफेयरली दे दी गई है। तो ये ड्यूरन लाइन का जो इशू था, ये बहुत टाइम तक रेज हुआ बिटवीन, या बहुत टाइम तक डिस्कस हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैं डिस्कस करूंगा एहसन 14 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए क्या पैटर्न होगा वंस वी आर डन विद दिस। ठीक है, हम लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक पॉइंट, यानी कि अगर आप पैराग्राफ 1 लिख रहे हो, अगर आप अपना पहला, अच्छा वन मोर थिंग, जब हम अपना हिस्ट्री का आंसर लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने मेजर रीजंस में इधर आपको एक कुछ हेडिंग्स बना के दे दी हैं, या कुछ आपको इस तरह से यूं कह लोगे काइंड ऑफ सब हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि हिस्ट्री के पेपर में वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी हेडिंग, किसी भी तरह की हम ना मेन हेडिंग देते हैं ना साइड हेडिंग देते हैं, किसी भी तरह की कोई हेडिंग नहीं आती। यू आर जस्ट सपोज टू राइट योर आंसर्स। तो पैराग्राफ 1 के अंदर आप अपनी बात को शुरू यहाँ से कर सकते हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं ओवर द ड्यूरन लाइन इशू, या ओवर द बॉर्डर इशू, या ओवर द लैंड इशू।
ठीक है। अफगानिस्तान ही वो वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान, या वाहिद मुसलमान कंट्री था जिसने पाकिस्तान की मेंबरशिप को अपोज किया था in the UN when Pakistan applied for the UN membership in September 1947। ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई पख्तूनिस्तान कॉज हमने क्लास में डिस्कस किया है, जिन लोगों के साथ हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, तो पख्तूनिस्तान कॉज की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी टेंशन्स रही हैं थ्रू आउट द इनिशियल ईयर्स ऑफ, यूं कह लीजिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनका ये कहना था कि हमारी लैंड पाकिस्तान को गलत अवॉर्ड हो गई है, अनफेयरली हमारी लैंड पाकिस्तान को दे दी गई है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लैंड हमें वापस नहीं करती, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी तरीके से कोऑपरेट करने पे तैयार नहीं है। ठीक हो गया। अगर हम पैराग्राफ 2 की बात करें, एक और रीजन की बात करें, तो जनाब रेफ्यूजी क्राइसिस हमें दिखाई देता है। रेफ्यूजी क्राइसिस में अगेन जो अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर ने इन्वेड किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान वाज द कंट्री जिसने रेफ्यूजीज को, या यूं कह लीजिए कि मिलियंस ऑफ अफगान्स को जो उस वॉर से डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे थे, उनको अपने पास ठहराया था, एकोमोडेट किया था। जो बुक में नंबर आपके पास मेंशन है वो 30 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन का नंबर है, यानी कि 30 लाख के करीब बताया जाता है कि अफगान पीपल जो थे, या जो अफगान रेफ्यूजीज थे, उन्होंने पाकिस्तान में आके यूं कह लीजिए कि पनाह ली थी, या उन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया था। ठीक। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये वॉर एंड होती है, उस वॉर के एंड होने के बाद भी बहुत सारे, आई वुड से कि मिलियंस ऑफ अफगान्स थे जो यहीं पे सेटल हो गए, और आज तक बहुत सारे अफगान्स यहीं पे सेटल हैं। और समहाउ ये कहा जा सकता है कि इस वॉर के एंड होने के बाद उनके यहाँ पे सेटल होने से, अच्छा क्राइसिस का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, इसलिए यूज किया गया है कि उनके यहाँ पे सेटल होने से, उनके यहाँ पे आने से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस का पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक चैलेंजेस का इस तरीके से कि लाखों लोग अब, एक एडिशनल बर्डन हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि अब वो पाकिस्तान के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे। वन, ठीक है। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे पैदा हुआ, जितने लाखों लोग पाकिस्तान में आए, दे वर नॉट डिक्लेयर्ड एज द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे हैं। जब डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं और रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया हुकूमत के ऊपर, कि लाखों बंदा है, उनके लिए फूड का इंतजाम करना है, शेल्टर का इंतजाम करना है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, सिक्योरिटी, सब चीजों का इंतजाम करना है। बट इन रिटर्न दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो कि आप अपनी सैलरी पे, अपने बिजनेस पे, अपनी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट को पे करते हो। तो ये इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट हुआ। पॉलिटिकल चैलेंज इस तरह से क्रिएट हुआ कि बहुत सारे, या यूं कह लीजिए कि लाखों अफगान के यहाँ पे आ जाने की वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, सम गवर्नमेंट, लाइक अगर हम बेनजीर गवर्नमेंट की बात करें तो जनाब उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। बाकी गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें, अफगान गवर्नमेंट, सॉरी नवाज गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो ही ट्राइड हिज बेस्ट कि जी ऑपरेशन क्लीन अप कभी शुरू कर रहे हैं, कभी अफगान्स को वापस भेजने के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली भी हुकूमत दो ग्रुप्स में, या यूं कह लीजिए कि दो लॉबीज में डिवाइड हो गई थी। वन जो कि उनको सपोर्ट करना चाह रहा था, वन जो कि उनको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना इस तरह से करना पड़ा जनाब के, इतने सारे लोगों के यहाँ पे आ जाने की वजह से हमारे बॉर्डर्स जो थे, उनकी सेफ्टी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बड़ी फ्री मूवमेंट हो रही थी। जब बंदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, तो हमारे बॉर्डर्स भी और शहरों के हालात भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने लगे थे। ठीक है। पैराग्राफ 3 में अगर हम डिस्कस कर लें, तो तालिबान एंड द सिक्योरिटी इश्यूज, अगेन लाइक आई सेड कि बेनजीर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा समहाउ सपोर्ट करने के फेवर में थी तालिबान गवर्नमेंट को। वो टाइम जब दुनिया भर में यूएस ने अपने अलाई कंट्रीज को ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तालिबान के साथ किसी भी तरीके का कोई ताउन नहीं करेंगे, या हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यही वो टाइम था जिस पर्टिकुलर टाइम पे बेनजीर गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया था। ठीक है जनाब। तालिबान ने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पे अगर हम कहें तो 1996 में टेक ओवर कर लिया था, ऑल्दो के स्ट्रगल चल रही थी आफ्टर द यूएसएसआर अफगान वॉर।
लेकिन 1995 1996 ये वो पर्टिकुलर टाइम था जब अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पे तालिबान ने कंट्रोल किया था, टेक ओवर किया था, वहां पे उनका तालिबान रिजीम क्रिएट हो गया था। एंड बेनजीर गवर्नमेंट वाज द वन जिसकी हुकूमत में या जिसके कंट्रोल में पाकिस्तान ने तालिबान गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, उनको सपोर्ट किया था। ठीक है। लेकिन अगेन 9/11 के वाकये के बाद, ऑल दो कि 1999 के बाद का वाकया है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करने के लिए कि 9/11 के वाकये के बाद पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और तालिबान के फिर हम अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक। लेकिन तो आई वुड से कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट वी कैन नॉट ऐड दिस पॉइंट इन आर आंसर जो हम सीआईज में लिखेंगे। इसको ऐड ना करें तो बेहतर है, चूंकि 1999 तक के इवेंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इवेंट है जिसको सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक। अब ऑब्वियस ही बात है, जब यूएस के कहने के ऊपर हम तालिबान के अगेंस्ट होते हैं तो तालिबान भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या उन एक्टिविटीज़ को शुरू कर देते हैं जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक बड़ा, यूं कह लीजिए कि वल्नरेबल कंट्री के तौर पे सामने आना शुरू हो जाता है। पैराग्राफ 4 की अगर हम बात करें, कुछ अच्छे मामलात की बात करें, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, भाई देखिए, पाकिस्तान इलीगली अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है मुख्तलिफ कमोडिटीज की। उसमें फूड आइटम्स भी हैं, उसमें हमारे पास क्लोथ्स भी हैं, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के और ऐसे चीज़ें भी हैं जो हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं या अफगानिस्तान को हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके लिए आई हैव एडेड वन पॉइंट, अगेन दिस कैन नॉट बी एडेड इन योर आंसर बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये जो मैं हाईलाइट किया है मैंने। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको हम एप्टा बोलते हैं, या एप्टा को फुल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट ट्रेड अग्रीमेंट। ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर डिसाइड ये हुआ कि जी एक रूट बनेगा, उस रूट के थ्रू प्रॉपरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुड्स को एक्सचेंज किया जाएगा ताकि दोनों कंट्रीज आपस में तजारत को प्रमोट कर सकें। वो चीज़ें जो पाकिस्तान में वाफिर मकदार में है अफगानिस्तान भेजी जाए, और वो गुड्स जो अफगानिस्तान के अंदर चीजें हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। दोनों के दरमियान जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो अच्छे से अच्छे हो सकें। सो फॉर दैट पर्पस एप्टा वाज साइन। ठीक है। बट एप्टा को साइन कब किया गया? इन द ईयर 2010। ये हम पेपर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हम अपने आंसर में ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है कि हमारे जो ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशंस चल रहे थे 1947 से, उनको लीगलाइज कर लिया गया। समझ रहे हो? उसको लीगलाइज किया गया, वरना बॉर्डर पे ट्रेड हमारी हो रही थी, जिसको हम कहते हैं ना कि स्मगल होकर सामान पाकिस्तान आ रहा था या स्मगल होकर सामान अफगानिस्तान जा रहा था। ये इलीगल ट्रेड या ये एक कवर्ड ट्रेड जो थी, ये चल रही थी सिंस 1947। ऑन एंड ऑफ हमारे बॉर्डर्स जो थे वो ट्रेडिंग पर्पस को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन इसको 2010 के अंदर बाकायदा तौर पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू लीगलाइज किया गया कि अब चीजें छुप के नहीं होंगी बल्कि ओपनली होंगी, और हुकूमत की इसमें पूरी पूरी सपोर्ट शामिल थी। बदले में हुकूमत को इससे फायदा ये हो रहा था कि उनके अफगान गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे होते, वन। सेकंड इज कि जब भी कभी ट्रेड होती तो फॉर श्योर हुकूमत इस पे टैक्स चार्ज करती, और इस टैक्स के चार्ज करने से पाकिस्तान में और अफगानिस्तान दोनों जगहों पे किसी हद तक इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट आ सकती थी। क्लियर हुआ? दिस वाज द बेसिक पर्पस कि स्मगलिंग को लीगलाइज कर दिया जाए, इलीगल जो ट्रेड हो रहा है उसको लीगलाइज कर दिया जाए, इसलिए ये एप्टा को साइन किया गया। तो आप चाहें तो एप्टा को, एप्टा का नाम मेंशन किए बगैर, यू कैन राइट सम पॉइंट इन अ वे कि आप ये बता सकते हो कि दोनों गवर्नमेंट्स ने, यानी कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि हम अपनी जो इलीगल या स्मगल जो होने वाली ट्रेड है उसको हम लीगलाइज कर लें, और इससे हम अपने पॉलिटिकल हालात को भी बेहतर बना लें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए किसी तरीके से। ठीक है। द लास्ट वन,
ना पैराग्राफ 5 अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने फिर कहा कि 14 मार्क्स के लिए मिनिमम 4 फैक्टर्स शुड बी रिटन, मिनिमम 4, वरना आई यूज टू से कि हम 5 पैराग्राफ्स लिखेंगे या हम 5 फैक्टर्स लिखेंगे प्लस वन ओपिनियन। लेकिन अगर टाइम की कमी की वजह से या कंटेंट की कमी की वजह से कोई 4 पैराग्राफ्स और एक ओपिनियन भी लिखता है तो ये भी 14 मार्क्स के लिए इनफ होता है। 10 की अगर मैं बात कर लूं तो 10 मार्क्स वाले में भी सेम पैटर्न है कि 4 पैराग्राफ्स प्लस वन ओपिनियन, 4 पैराग्राफ्स प्लस वन ओपिनियन। लेकिन उसमें भी कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि 10 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर इफ देयर इज like the shortage of time, if there is the shortage of content, so you can write up to 3 paragraphs plus one opinion। ये 10 मार्क्स वाले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही होगा कि 10 मार्क वाले सवाल के लिए फोर फोर पैराग्राफ्स यानी कि 4 फैक्टर्स एंड वन ओपिनियन। 14 मार्क वाले के लिए 5 पैराग्राफ्स एंड वन ओपिनियन, ठीक है। लेकिन ऑन इमरजेंसी बेसिस आप एक एक पैराग्राफ कम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम की कमी है या कोई ऐसा टॉपिक आपसे पूछ लिया गया जिसको आपने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में एक एक पैराग्राफ आप कम कर सकते हो। पैराग्राफ 5 की अगर हम बात करें तो यस, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स के दरमियान में डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस कभी बहुत अच्छे रहे हैं। लाइक अगर हम यूएसएसआर अफगान वॉर के टाइम की बात करें तो हाँ, उस टाइम पे रिलेशंस काफी अच्छे हो गए थे, क्योंकि अमेरिका वाज सपोर्टिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान साइमल्टेनियसली। और कभी ऐसा हुआ है कि हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, स्पेशली अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो बख्तूनिस्तान कॉज की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टेंशन वाले रिलेशंस को शेयर कर रहे थे। या अगर हम 9/11 के बाद की बात करें तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, डिस्टर्बिंग हो गए थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस भी, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, इसमें वेरिएशंस आती रही हैं। कभी हमने अफगान लीडर्स को सपोर्ट किया है, कभी हमने अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। कभी इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है टू वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान, और कभी इंडिया को बैकफुट कर दिया जाता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस बड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो यूं कह सकते हो कि इसमें अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बरकरार रहे थे। अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो मैं अपने ओपिनियन के अंदर सिर्फ इतनी बात मेंशन कर सकता हूं कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव हैड बोथ गुड एंड बैड रिलेशंस सिंस 1947, ठीक है। कि भाई अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, बट हिस्टोरिकल इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैव ऑफन क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन देम। ये जो ओपिनियन आप देख रहे हैं, दिस वुड बी इनफ टू कंक्लूड योर ओपिनियन, टू कंक्लूड योर एनालिसिस कि जी मेरा मानना ये है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ताल्लुकात अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ज्यादातर टेंशन ही रही हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। तो ये तो वो पॉइंटर्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब ये सैंपल आंसर है, अगेन क्लास के एंड होने के बाद मैं इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा। यू कैन रीड दिस एंड लाइक यू कैन फॉलो इट इफ यू वांट टू। आप इसको फॉलो करके जो 50 डे प्लान आपके पास आएगा, बाय द वे उसके अंदर भी इसी सवाल का एक आंसर होगा। आई डोंट नो कि वो सेम था या डिफरेंट था, लेकिन तकरीबन मिलता जुलता ही आंसर आपके पास होगा। ये सीआईएस की कुछ ग्रेडिंग के लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं। ये जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे तो उसको देख के आप फॉलो कर लीजिएगा। मेक श्योर करना है बच्चों कि हम अपने हर आंसर में कोशिश ये करो, हर पैराग्राफ में, देखो आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा, हर पैराग्राफ के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि फैक्ट्स को लाजमी ऐड करें। डेवलपमेंट्स तो आप लिखोगे, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक फैक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो उस फैक्टर को डिफाइन करते हुए आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। जो एक्सप्लेनेशन है वो डेवलपमेंट कहलाती है। लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ साथ आपने क्या करना है, फैक्ट्स को भी ऐड करना है। फैक्ट से मेरा मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन चीजों का जिक्र आपने लाजमी करना है। दिस थिंग एड सम वैल्यू, एड सम यू कैन से के लाइक इंटरेस्ट इन योर आंसर। एग्जामिनर जब या चेकर जब आपके आंसर को चेक करेगा, हर
पैरा में या यूं कह लीजिए कि आपके आंसर में मोस्ट ऑफ द डेट्स, नेम्स, इवेंट्स, प्रोसेसेस जब मेंशन होंगे, सो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि वो आपको ये आ, उसके जहन में एक तासुर क्रिएट हो जाता है कि ये वो स्टूडेंट है जिसको इन तमाम के तमाम इवेंट्स के बारे में, इन तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है। सो आज के लिए हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आज का जो मकसद था वो कंप्लीट हुआ। आपका कोई सवाल अगर है इससे रिलेटेड तो यू में आस्क।